वेलकम गाइस। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग प्रिज्म, ये आप जानते होंगे इस तरीके का ये प्रिज्म होता है। इस प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका डेरिवेशन करेंगे, उसको डिराइव करके उसको निकाल करके दिखाएंगे। फिर मिनिमम डेविएशन का केस पढ़ेंगे, ग्राफ वगैरह उसका देखेंगे। फिर हम लोग कुछ अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे और लास्ट में आपको हम कुछ होमवर्क भी देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म से होते हुए हम लोगों को रिफ्रैक्शन देखना है, यानी कि लाइट जो रिफ्रैक्ट होता है, मुड़ता है, और प्रिज्म के थ्रू। तो ये देखिए, ये मेरा जो कांच का बना हुआ ये क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म और भी मटेरियल का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिज्म। दिख रहा है ना आपको अच्छे से? ठीक है, प्रिज्म बहुत तरह का होता है, आप बहुत तरह का फोटो देख सकते हो प्रिज्म का। ठीक है, अलग अलग शेप का प्रिज्म आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप बस होता क्या है कि प्रिज्म में ये जो दो सरफेस है इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि लाइट को मोड़ा जा सके, डेविएट किया जा सके। सिंपल। ठीक है, प्रिज्म का आप इस तरीके से शेप देख सकते हो। यही शेप मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये जो शेप है यही। ठीक है, ऐसा प्रिज्म आप देख सकते हो, या फिर क्या आपको ऐसा प्रिज्म भी देखने को मिल सकता है। ठीक, फिर ऐसा प्रिज्म भी आपको देखने को मिल सकता है, ये इस प्रकार का कुछ ऐसे करके यही है। ठीक है, लाइट यहाँ से जाएगी, मुड़ेगी, फिर ऐसे करके मुड़ेगी, यानी कि लाइट मुड़ गया ना, डेविएट हो गया ना, अपने रास्ते से भटक गया ना। लाइट अगर आ रही है ऐसे, ठीक है, एक बार अगर मुड़ी, मान लीजिए मुड़ी, कैसे कैसे मुड़ेगा सारा चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, लाइट आ रही है ऐसे, मुड़ी, लाइट ऐसे मुड़ गई, तो क्या हो रहा है? ये जो लाइट का रास्ता था अब तो बदल गया ना। तो प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंसिडेंट लाइट को डेविएट करने के लिए, यानी उसके अपने रास्ते से भटकाने के लिए, मोड़ने के लिए। ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस है ये एक प्रकार का, सिंपल। ठीक है, तो जो हमारा नोट्स है उसका PDF आपको हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbyamanwar.com, वहाँ से आपको ले लेना है इस चैप्टर का नोट्स। ठीक है, और सब कुछ अच्छे तरीके से किया हुआ, लिखा हुआ, आप उसको पहले से भी लिख करके देख सकते हो या पढ़ के यहाँ से। उसके बाद आप नोट्स वगैरह को आराम से समझ में आ जाएगा सब कुछ क्लियर। जहाँ कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो, अबाउट सेक्शन मेरा नंबर है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि जो ये प्रिज्म है इसका जो मटेरियल है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसको हम लोग अभी कैलकुलेट वगैरह भी करेंगे, डेरिवेशन एक, और साथ ही साथ पूरा इसका रे डायग्राम सब कुछ समझेंगे कि कैसे कैसे लाइट इसमें से पास होता है, तो डेविएट करता है, सब कुछ बारी बारी से स्टेप बाइज स्टेप करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, हाँ, तो देखिए अब हम लोग प्रिज्म बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये एक हमारे पास प्रिज्म है। ठीक है, इसमें होता क्या है, प्रिज्म काम कैसे करता है, सब कुछ समझेंगे अभी। ठीक है, मान लिया जाए ये पॉइंट है, इसका नाम हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये जो A है ना, यानी कि ये वाला एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, या फिर एक और नाम से जाना जाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब ये तो बेस लाइन है अपना भैया। ठीक, अब बहुत ही प्रेम पूर्वक समझना है, इधर तो मीडियम है ना, ठीक है, और इधर भी सेम वही मीडियम है, और ये यहाँ पे प्रिज्म है बेचारा। प्रिज्म हो सकता है ग्लास का बना हुआ हो, प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है सिलिका ग्लास का, क्वार्ट्ज का, किसी भी मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये होता है अक्सर कि ये जो मीडियम है ना, इससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होना चाहिए। ठीक है, तब ये अच्छे से प्रिज्म है भैया, काम कर रहा है। ठीक है, इससे मीडियम से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका। तो अक्सर जनरल केस में इधर एयर और ये रहता है, लेकिन NCERT में क्या किया है ना, मान लिया जाए इधर कोई मीडियम है और ये अपना एक अलग मीडियम, इस तरीके से पढ़ाया गया है। मान लिया जाए इधर इधर पानी है, ये क्या है, ग्लास है, ऐसा भी हो सकता है ना, इधर उधर हवा है तो अच्छी बात है। चलो
एयर लेकर के ही ऐसे पढ़ाई किया जाता है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं, सब कुछ का बारीकी से ध्यान रखेंगे अपने हर कॉन्सेप्ट का। लाइट यहाँ से आ रहा है इस तरीके से, सीधा ऐसे बिल्कुल, ठीक है, लाइट आया। अच्छा, यहाँ ये से P से लाइट आते आते Q पॉइंट पर चला गया लाइट, ठीक है। तो P से Q, PQ मेरा इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे आया तो सरफेस पे तो एक इसका मुलाकात नॉर्मल से होगा भैया, बात करेगा ये नॉर्मल से, बोलेगा ये नॉर्मल के ओ लाइट तुम आ रहे हो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाना चाहते हो, तो चलो नॉर्मल के तरफ मुड़ जाओ, हम लोग जानते हैं नियम। तो ये लाइट मेरा नॉर्मल के तरफ सीधे जाने के बजाय लाइट हमारा नॉर्मल के तरफ, उधर से किधर, नॉर्मल के तरफ मुड़ गया। तो नॉर्मल के तरफ मुड़ गया तो लाइट ऐसे आ गया। ये जो लाइन हमने बनाया है, ये लाइन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके पैरेलल ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये पैरेलल जैसा देखने में लग रहा हो तो ऐसा कुछ बात नहीं है। ये ऐसा भी थोड़ा सा भी मुड़ा हुआ हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी मुड़ा हुआ हो सकता है, थोड़ा और ज़्यादा भी मुड़ा हुआ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके और इसके बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। खैर, कितना मुड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये तो आप जानते हो अच्छे तरीके से। अब समझो, जब लाइट यहाँ से आएगा, फिर जब यहाँ जाएगा लाइट, चूँकि एक बार रेयरर से डेंसर में जाते समय नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, अब यहाँ से जब बाहर निकलेगा लाइट, अब डेंसर से किधर जा रहा है, रेयरर में, इधर वापस से रेयरर मीडियम, ये ध्यान रखना आपको, ये रेयरर और ये है बेचारा हमारा क्या, डेंसर, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ पे का बात करें, सब कुछ बात करेंगे अच्छे से। अब लाइट यहाँ से यहाँ बाहर निकल रही है, डेंसर से कहाँ, रेयरर में, तो इसको भी फिर एक नॉर्मल से मुलाकात करना पड़ेगा। बोलेगा भैया हम हैं नॉर्मल, पहले हमसे तो बात कर लो, लाइट आप किधर जाना चाहते हो, उधर का हम टिकट काट देंगे आपका। ओ आप तो डेंसर से रेयरर में जाना चाहते हो, अच्छा आप नॉर्मल से दूर भागो, यही ना होता है। तो लाइट सीधे जाने के बजाय नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। सीधे जाने के बजाय नॉर्मल से क्या हो गया, दूर भाग गया, तो लाइट इधर आ गया ना। पी क्यू, इस पॉइंट का नाम हम रख दिए, मान लिया जाए आर, इस पॉइंट का नाम रख दिए एस, ठीक है। पी क्यू एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे, एक बार रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे, इसका नाम जो हम लोग बोलेंगे वो क्या नाम होगा, इमर्जेंट रे ना, इमर्जिंग आउट, बाहर निकल रहा है, ठीक है, इमर्जेंट रे। अच्छा, अब ये इंसिडेंट रे है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये बेचारा सीधा जाता बेचारा सीधा, लेकिन हुआ क्या, लाइट तो इधर से चला गया ना। इस पॉइंट का नाम, जैसे दोनों नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल चूँकि एक पॉइंट पे मिल रहा है तो इस पॉइंट का नाम हम एन रख देते हैं, ठीक है, ऐसे मन से। इस लाइट को जब पीछे लेकर के जाओगे आप, तो देखो तो आप यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम मान लिया जाए एम रख दिए, ठीक है। नोट्स जब आप देखोगे तो उसमें सेम इसी प्रकार से नामकरण सब कुछ किया हुआ है, हम ध्यान रख रहे हैं इस बात का, ठीक है। अच्छा चलिए अब समझते हैं, यहाँ पे क्या है, ये इंसिडेंट रे है ऐसे करके। अच्छा, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट सीधे जाता, लेकिन प्रिज्म के कारण लाइट अब चूँकि उधर गया, तो ऐसे जाने वाला लाइट इधर जा रहा है। जो लाइट को उधर जाना चाहिए था, वो लाइट अब किधर जा रहा है, यहाँ से आने के, कह सकते हैं कि जो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था वो लाइट अब ऐसे जा रहा है, मतलब इतना के बजाय इतना जाना, तो डेविएशन हो गया ना, एक पाथ से इतना भटक गया। कितना एंगल, जितना एंगल से भटका, यही एंगल की बात कर रहे हैं, जितना एंगल से भटका यानी डेविएट हो गया, वो हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ये कहलाएगा एंगल ऑफ क्या, डेविएशन। डेल्टा से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। तो डेल्टा से डिनोट कर दिया एंगल ऑफ डेविएशन को, ये बता रहा है कि कितना एंगल से भैया ये डेविएट हो गया। अब इस पर आधारित अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे हम लास्ट में, ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
अच्छा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे कि नहीं। R1 पहला वाले सरफेस पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब लाइट यहाँ से चलते 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 अब यहाँ के बाद लाइट को बाहर निकलना है, ठीक है। तो जब इस सरफेस की बात करें तो ये हमारा सरफेस नंबर 1 और ये है सरफेस नंबर क्या, 2। ये पहला सरफेस था, ये दूसरा सरफेस था। तो दूसरा सरफेस पे अगर बात करें तो ये नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे कहलाया और ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाया ना। इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ हमारा ये नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे जो बना रहा है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी आपके अनुसार इसको हम लोगों को I2 और इसको R2 बोलना चाहिए, दूसरे सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको I2 इसको R2 होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, इसको NCERT वगैरह में हर जगह नाम अलग दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है उसको आप समझिए, ठीक है। ये जो एंगल है ना, इस एंगल को बोला गया है एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाते हुए रे जो है इमर्जिंग आउट हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है, लाइट इमर्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको E से डिनोट किया गया है NCERT में। और हम लोग भी वैसे ही काम करेंगे, अक्सर जगह ऐसा चलता है, ठीक है। लोग इसको I2 भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इसको E बोलते हैं NCERT में, तो इसलिए हम लोग E बोलेंगे। जबकि हम जानते हैं इसको तो R2 बोलना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा लगता है हमको, है ना। क्या करोगे ना, इंसाफ़ी होता है यार, ये सब बहुत कष्ट है। अच्छा, अब ये तो I2 होना चाहिए था, एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए था, लेकिन जानते हो इसको क्या चीज़ से डिनोट कर देता है लोग, R2 से। क्या चीज़ से डिनोट कर दिया, R2 से। इसीलिए इसको R1 और इसको R2 इसलिए नामकरण रखा गया है ताकि आगे चल के जो हमारा एक फार्मूला बनने वाला है ना, उसमें हमको याद करना बहुत आसान हो जाएगा कि R1 + R2 बराबर ये होता है, ये एंगल होता है, R1 + R2 बराबर ये एंगल होता है। ये सब याद करना आसान बन जाएगा। नहीं तो नामकरण ऐसा होता है R1 + I2 बराबर A, तो याद करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन R1 + R2 बराबर A याद करना आसान है, इसीलिए नामकरण यही किया गया है NCERT वगैरह में। तो ये R2 जो है ये मेरा क्या है, दूसरे सरफेस पे अगर बात करें तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ इमरजेंस है ना। सब कुछ नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है आपको, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेचारा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ तक तो ठीक। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, अच्छा, या रिफ्रैक्शन सेकेंड सरफेस पर। चलिए ठीक है, अब हम लोग ये रे डायग्राम वगैरह सब बना लिए। अब हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है, यानी कितना एंगल से डेविएट कर रहा है, इसका हम एक पहले फार्मूला क्रिएट करेंगे अभी, ठीक है। और उस पर भी न्यूमेरिकल सब बनता है। चलिए देखिए कैसे कैसे क्या क्या होगा। अब आप थोड़ा सा मदद कीजिए मेरा भी, दोनों आदमी मिल करके काम करते हैं हम लोग। ये जैसे एक चीज़ आप देखा जाए, आपने पढ़ा होगा किसी ट्रायंगल में क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल एम क्यू और आर, इस ट्रायंगल में अगर बात किया जाए, छोटी सी ट्रायंगल में, ठीक है, एम क्यू और आर, तो दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम वाले ऐसे पढ़े होंगे, दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ना। दो इंटरनल एंगल का सम एक बाहरी एंगल के बराबर ना। ये सब तो पढ़े होंगे बबुआ, क्या ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर ये एंगल, पढ़े होगे ना। नहीं पढ़े हो तो 10th वाले टीचर से एक बार पूछ लेना कि सर ऐसा होता था क्या। अच्छा चलो ठीक है ना। अब हम ये सब चीज़ को प्रूफ करने नहीं जाएंगे कि भैया कैसे हो गया इतना एंगल, इतना प्लस इतना। अब ये थोड़ी समय बचा हुआ है, 10th क्लास का चीज़ सब हम प्रूफ करें क्या, हर स्थिति है, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल बराबर एक एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल में होता ही 10th क्लास का चीज़ है। अच्छा, अब आगे हम लोग क्या काम करें, तो अब हम ई एंगल और ई एंगल को जोड़ के हमको ये लिखना है डेल्टा। तो कैसे हम ई एंगल निकालेंगे भैया। अब देखो ये दोनों एंगल को देखो, तो ये लाइन और ये लाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों, यानी कि हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।
ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जितना एंगल आई उतना ही ये टोटल एंगल, ये और ये और ये बराबर ना। तो ये जब एंगल आई है तो ये भी टोटल हो गया एंगल क्या, आई। और ये एंगल आई में से अगर R1 घटा देंगे तो ये बच गया एंगल, ये जब आई है तो ये भी क्या हो गया, आई। और आई में से R1 को घटा देंगे तो ये छटकी एंगल आ गया कि नहीं आ गया। तो आई में से यदि R1 घटा देंगे तो ये एंगल आया, ये एंगल आई बराबर ये एंगल आई में से इतनी ठो R1 घटा देंगे तो ये एंगल हो गया ना। अच्छा ठीक है, प्लस अब ये एंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल ई है, तो ये एंगल क्या हो गया, ई। देखिए ये और ये लाइन क्रॉस कर रहा है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये टोटल और ये टोटल बराबर। तो यानी एंगल ई है ये, तो ये भी एंगल क्या हो गया, टोटल ई। और ई में से यदि R2 घटा देंगे तो इतनी ठो बचेगा, ई में से R2 घटा देंगे तो इतनी ठो बचेगा ना, ई माइनस क्या, R2। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा के बराबर। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल बराबर क्या है, एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। तो चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया है तब तो ठीक है भाई, आपका 10th क्लास का बेसिक भी ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, अभी इसी को ठीक से लिखें तो I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 बराबर क्या हो गया, डेल्टा। तो I प्लस ई माइनस R1 माइनस R2 बराबर क्या, डेल्टा। यानी कि I प्लस ई, आइए माइनस कॉमन ले ले, तो R1 प्लस R2 बराबर क्या हो गया, डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। इस फार्मूला को भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नहीं, सब कुछ को तोड़ दिए स्टेप बाय स्टेप, है ना। I R1 ये और I और E को एक साथ लिख दिए, उधर लेके गए माइनस दिखा ले, ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। इसको ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या, 1, ठीक है। अच्छा, तो एंगल ऑफ डेविएशन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस R1 प्लस R2, यानी इन दोनों एंगल को जोड़ के इन दोनों एंगल को घटा देना है। इन दोनों एंगल का सम माइनस इन दोनों एंगल का सम बराबर एंगल ऑफ डेविएशन। याद रहेगा आपको, बाहर में से अंदर वाले को घटा देना है, बाहर का दोनों एंगल को जोड़ के उसमें से अंदर का दोनों एंगल को घटा देना है। हो गया क्या, डेविएशन। याद रहेगा ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग ना इसके फेड़ाम पढ़ते हैं, पता करते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए वहाँ तक भी गला पकड़ लेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल हमको एक काम करना पड़ेगा। ये वाला छोटा सा एक काम करेंगे हम लोग। क्या करने वाले मालूम, एक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, ARNQ, ठीक है। लेकिन उसमें जाने से पहले हमको ये एंगल मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल है ना भैया, तो इस सरफेस पे ये तो नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 हो गया। इस वाले सरफेस पे ये भी नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 हो गया। ये एंगल पता करना है और ये एंगल हम पहले निकाल लेते हैं। ये ट्रायंगल एक दिख रहा है, इसमें इतना इतना और इतना, तीनों का सम 180। देखिए तो आप इन ट्रायंगल QRN में ज़रा बारीकी से आप ध्यान दीजिए। तो इन ट्रायंगल QR और N में R1 R2 और N, R1 प्लस R2 प्लस क्या एंगल N बराबर 180 होगा कि नहीं। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर क्या, 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जानते हो बाबू, है ना। देयरफॉर एंगल N बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर घट जाएगा। 180 में से क्या करोगे आप, ये R1 प्लस R2 को उधर ले जाके घटा लिए टोटल। तो इसको संभाल के रखना है अभी आपको, ठीक है। संभाल के क्यों रखना है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, देखिए तो आप इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा भैया, AQNR, AQN और R, ठीक है। इस चरखुट में आप देखिए जरा सा, एंगल कौन सा, A प्लस ये एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल Q प्लस एंगल
n प्लस एंगल ये r बराबर 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज इसको कहते हैं, उसके सभी एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो 360 डिग्री होता है तो ये एंगल A हमको मालूम है नहीं, इसको हमको निकालना है। ये एंगल Q जो है ना मेरा, ये 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री पता चला हमको? क्योंकि इस सरफेस पे हमने ये नॉर्मल डाला। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था ना, सरफेस पे ये परपेंडिकुलर, तो ये मेरा क्या हो गया 90 डिग्री। तो एंगल Q हो गया क्या 90 डिग्री प्लस एंगल N का मान अभी हमने निकाल के रखा है 180 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, तो A हो गया, ये Q हो गया, N का मान हो गया। R की बात करें तो ये भी चूँकि सरफेस पे ये मेरा क्या है नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो ये सरफेस भी 90 डिग्री एंगल बनेगा ये टोटल। ठीक है, तो ये प्लस ये क्या हो गया 90 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो चलिए घबराना नहीं है। ठीक है, तो 90 90 और 180, 90 90 180 और 180 मिलकर 360 हो गया। तो A माइनस R1 प्लस R2 प्लस 360 बराबर 360। ठीक है, नोट्स में सब है अच्छे से, घबराइएगा नहीं है। अच्छा चलो, नोट्स में कैसे लेना है ध्यान में है कि नहीं भैया? www.physicsbyamanwar.com फ्रंट पे जाएगा, क्लास 12 फिजिक्स के सेक्शन में जाना है, उसमें चैप्टर रे ऑप्टिक्स में चले जाना है। नीचे में देखोगे स्क्रॉल करके तो नीचे में आपको यही वीडियो का थंबनेल नज़र आएगा, उसके नीचे में PDF इसका होगा। हाँ ध्यान रहे। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं, 360 को उधर भेज देते हैं। तो A माइनस R1 प्लस R2 बराबर क्या, ये उधर चला जाएगा तो 360, और चूंकि ये इधर से उधर गया है तो माइनस क्या हो गया 360। तो A माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देयरफॉर A बराबर, ये टोटल टर्म उधर जाएगा तो प्लस हो गया ना, तो R1 प्लस R2। तो देखो आप, सही बात है ना, R1 प्लस R2 बराबर क्या A आया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ये चीज़ बहुत काम का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। इसको जरा हम एक काम करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन में जरा ले जा करके इसको रख दे। तो इतना माइनस इसके जगह पे क्या A लिख सकते हैं ना, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि I प्लस E, तो I प्लस E माइनस A बराबर क्या डेल्टा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं ना, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन बराबर I प्लस E माइनस क्या एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन मेरा किन किन बातों पे निर्भर किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी हिसाब से एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है। ठीक है, और बाद में हम लोग ये सब भी पढ़ेंगे, पता चलेगा कि हम लोग को कि इस प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कितना है, उन सब पे भी एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। ठीक है, आगे चल के हम लास्ट में इसको लिखा देंगे, समझा देंगे, सब कर देंगे कि किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। फिलहाल एक चीज़ आपको देखने वाली बात है कि ये जो डेविएशन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड तो कर रहा है ना, जो है डेविएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ये अपने हाथ में है, टॉर्च कैसे जलाएंगे, लाइट देंगे किस एंगल पे, वो अपने हाथ में है। लेज़र लाइट गिराएंगे तो ऐसे गिरा रहे हैं, ऐसे गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे हाथ में। तो जैसे जैसे ये बदलेंगे तो क्या आराम से बदलना हमारे लिए बहुत आसान है, ऐसे ऐसे करके लाइट का एंगल सब बदलेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन चेंज करेगा। तो ना एक पॉपुलर सा ग्राफ है भैया, ठीक है, पॉपुलर सा ग्राफ कैसा, कौन सा पॉपुलर सा ग्राफ, किसके किसके बीच, तो यही इन दोनों के बीच का एक ग्राफ है अपने पास, जानते हो क्या, ये एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक पॉपुलर सा ग्राफ जो कि आपको एनसीईआरटी में दिखता भी होगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ना एनसीईआरटी में, है ना, बस वही चीज़ हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डेविएशन जो एंगल ऑफ डेविएशन उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ग्राफ देखते हैं हम लोग।
ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री, 30, 40, 50, 60 है ना। और इसमें ये देखा गया है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस तरीके से कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा करते गया तो उसमें एक चीज़ देखा गया कि एक ऐसा सिचुएशन था, एक वैल्यू जिसके लिए कि मतलब एंगल ऑफ जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो डेविएशन है वो सबसे कम देखा गया, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस। बाकी उससे जो है अगर थोड़ा सा भी हम लोग अगर कम करते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो देखते थे कि बहुत तेज़ी से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाता था, बहुत तेज़ी से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाता था। और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस से थोड़ा सा भी बढ़ाते थे तो थोड़ा स्लो ही सही, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन मेरा बढ़ता था। ठीक है, यानी एक खास कह सकते हैं आइडेस, एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन को मिनिमम देखा गया है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये करके डेविएशन को क्या देखा गया, मिनिमम। तो डेविएशन को DM मतलब मिनिमम डेविएशन ऐसे करके ये मिनिमम डेविएशन को ये पॉइंट शो कर रहा है। उस समय एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम देखा गया। उस खास एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर हम लोग कम करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को तब भी डेविएशन बढ़ जाता रहा, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाता था। और उस खास एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा भी करते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस को तब भी डेविएशन हमको बढ़ा हुआ दिखता था। लेकिन एक फ़र्क था, एक फ़र्क ये था जिसको आप बारीकी से नोटिस करना कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर थोड़ा भी हम कम करते थे तो हल्का सा कम करने पर डेविएशन बहुत तेज़ी से बढ़ता था। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ तो डेविएशन थोड़ा सा तीव्र है, ज़्यादा स्लोप ज़्यादा है। और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये देखा गया है कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मेरा डेविएशन सबसे कम हो रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा था, उससे अगर हम मान लिया जाए जरा सा भी अगर 10 डिग्री इधर बढ़ाते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो एंगल ऑफ डेविएशन में मुश्किल से अगर 5 डिग्री का चेंजेज आया। लेकिन अगर 10 डिग्री से कम करते थे ना एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो 15 डिग्री 10-10 डिग्री का ज़्यादा डेविएशन में फ़र्क देखने को मिला। इससे कम करने पे, थोड़ा सा भी कम करने पे एंगल ऑफ डेविएशन में फ़र्क ज़्यादा देखने को मिलता था और यहाँ से बढ़ाने पे एंगल ऑफ डेविएशन में फ़र्क थोड़ा कम देखने को मिलता था। लेकिन ये ज़रूर था कि ये जो एक पॉइंट था जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन मेरा सबसे कम हो रहा था, उससे ज़रा सा भी ज़्यादा अगर हम लोग करते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते थे या फिर घटाते थे, डेविएशन मेरा बढ़ जाता था। यानी कि एक ही ऐसा खास पॉइंट था जिसके लिए हमारा एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम हो रहा था। और उस पॉइंट पर यह नोटिस किया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर हो रहा था। ये चीज़ भी नोटिस किया गया है प्रैक्टिकली। और जो R1 बराबर हो रहा था किसके, R2 के, ये चीज़ भी नोटिस किया गया प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अगर ये चीज़ ऐसा हो रहा था, यानी कि अगर मिनिमम डेविएशन का केस हो रहा है, और ये चीज़ भी देखा गया उस वक्त कि ये जो लाइट है, ये लाइट मेरा बेस लाइन के पैरेलल हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम डेविएशन का केस जो है उसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब कुछ करा देंगे ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये देखा गया क्या क्या कि जब डेविएशन मिनिमम होता है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन मेरा सबसे कम हो रहा होता है, यानी कि सबसे कम भटकता है, उस स्थिति में ये एंगल और ये एंगल बराबर पाया गया। ठीक है, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि कौन कौन सा, ये और ये, यानी कि एंगल I और E को बराबर पाया गया उस स्थिति में, और R1 और R2 दोनों को प्रैक्टिकली बराबर पाया गया, और इस लाइन के पैरेलल पाया गया इस लाइन को। ठीक है, तो चलिए आगे हम हेडिंग देते हैं इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, और फिर आगे का सारा चर्चा वगैरह करते हैं। आपको अगर डेरिवेशन करने के लिए पूछेगा एग्जाम में कि पूरा मिनिमम डेविएशन का केस सब हम अभी दिखाते हैं, अभी तो पूरा आपको सब कुछ डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम अभी इससे आगे बढ़ते हैं और मिनिमम डेविएशन का केस एक हेडिंग देते हैं। ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे हेडिंग दे रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि इसको मिटाएंगे और फ्रेश आगे स्टार्ट करेंगे भी। तो चलिए अब हम लोग मिनिमम डेविएशन के केस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सब चीज़ तो था ही ना, डेल्टा बराबर क्या, डेविएशन बराबर I प्लस E माइनस A, और R1 प्लस R2 बराबर A। और मिनिमम डेविएशन के केस में I1 I2 बराबर होता है, R1 R2 बराबर होता है, और सॉरी I2 नहीं, ये I1 और E बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों मेरा बराबर होता है, ठीक है। ये और ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, इसके पैरेलल होता है ये लाइन, और ये जो डेविएशन है ना यहाँ पे, ये मेरा ये डेविएशन कितना होता है, मिनिमम डेविएशन होता है, ठीक है। तो इधर मीडियम है, ठीक, इधर भी क्या है, मीडियम है। तो लाइट यहाँ पे देखिए जाए, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। यहाँ पर अगर बात करें पहले सरफेस पे, एट सरफेस 1, पहले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो ये पहला मीडियम है, तो लाइट इससे इसमें जा रहा है, तो ये पहला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1, और ये दूसरा मीडियम है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 बोल सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या कहता है कि साइन आई बाय साइन आर, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो लगाते हैं, साइन आई बाय साइन आर बराबर क्या, μ2 बाय μ1, है ना। तो देखिए, तो साइन आई या n2 बाय n1 भी लोग बोलता है, हम म्यू से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो साइन आई बाय साइन आर की बात करें अगर, तो साइन आई ये और ये क्या है साइन आर बराबर μ2 बटे क्या μ1 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए एक दो बात और हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे मान लिया जाए, लेट कर सकते हैं हम लोग कि आई और ई चूँकि बराबर है, तो उसको जनरली हम लोग आई से डिनोट कर सकते हैं। आई और ई दोनों बराबर है, तो उसको जनरली क्या चीज़ से, आई से। और R1 और R2 चूँकि बराबर है यहाँ पे, तो उसको जनरली R बोल सकते हैं, ठीक है। मान लिए ऐसा हम लोग सुविधा के लिए। अच्छा, हम लोग के पास एक फार्मूला ये है ना, अपने पास ये है या और ये भी है, तो हम लोग एक चीज़ देखा जाए, चूँकि हमारे पास R1 प्लस R2 बराबर A है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, R प्लस R बराबर A, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, तो इसको भी R बोल दिए, इसको भी R बोल दिए, बराबर क्या A, तो 2R बराबर क्या A, देयरफॉर क्या आते हैं मेरे पास, R बराबर क्या हो जाएगा A/2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अच्छा, और एक बात ध्यान रखें कि ये वाले में अगर देखें तो डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, है ना। तो ये क्या कहते हैं, हम लोग इसको इधर लेके चल जाए, तो A प्लस डेल्टा बराबर I प्लस क्या E, तो इसको ऐसा देख सकते हैं कि A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई की। अच्छा, डेविएशन यहाँ पे तो कैसा हो रहा है मेरा, मिनिमम डेविएशन, तो डेल्टा की जगह क्या हम लोग यूज़ करेंगे, डेल्टा M मिनिमम डेविएशन, ये भी आई, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस E, उसको भी क्या आई बोल देते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों को क्या चीज़ से आई से डिनोट कर दिए, तो ये हो गया 2i, तो A प्लस मिनिमम डेविएशन बराबर क्या 2i, तो यहाँ से देखो तो आप i बराबर क्या आ जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई 2, तो i बराबर आप लिख सकते हो ना A प्लस मिनिमम डेविएशन और डिवाइडेड बाई क्या 2, ऐसा कर सकते हो ना, 2 उधर डिवाइड में आ गया, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। तो चलिए, ये और ये दोनों तो मेरा R है, ऐसा सोच सकते हैं, यानी ये यहाँ पे अगर बात करें साइन आई बाय साइन आर की, तो आई तो मेरा ये तो आई है ही, और आई की जगह पे आप चाहे तो A प्लस डेल्टा लिख सकते हैं ना, ये मिनिमम डेविएशन, साइन आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल्टा डिवाइडेड बाय क्या 2 डिवाइडेड बाय साइन आर, ये R का काम कर रहा है ना, यानी कि R1 और हो चाहे R2, दोनों तो मेरा क्या है R ही है ना, और R का मान क्या होता है A/2 बराबर ये क्या है μ2 बाय μ1। ये μ2 बाय μ1 को आप चाहें अगर तो μ21 भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 फर्स्ट मीडियम, ऐसे भी। इसलिए इसको NCERT में आप देखोगे तो μ21 या n21 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब यही हुआ μ2 बटे μ1, इसका मतलब क्या हुआ μ2 बटे μ1 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ NCERT में डिराइव करके दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। सवाल में हमको कभी कभी ऐसे भी बोलता है डिराइव करने के लिए कि अगर मान लिया जाए ये तो जनरल फार्मूला है, ये मेरा जनरल हो गया, ठीक है। अगर मीडियम के रूप में मेरा एयर होता, मीडियम के रूप में क्या होता, दोनों तरफ एयर होता, सेम मीडियम ले लेते हैं, दोनों तरफ सेम मीडियम रखना है, तभी प्रिज्म अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो अगर बात करें कि अगर एयर होता तो फिर क्या होता, सारा फार्मूला में हमको हल्का सा चेंजेस क्या करना पड़ता कि साइन A प्लस, अगर मीडियम की जगह पे एयर होता तब A प्लस
ये मिनिमम डेविएशन बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। जनरल एयर का ही केस हमको बहुत जगह देखने को मिलता है, तो μ2 यानी कि, और तब ऐसे स्थिति में प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट कर देते हैं। मान लिया जाए प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको क्या बोल दिए, म्यू, यानी कि μ2 के जगह पे म्यू और डिवाइडेड बाय μ1 यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होता है, 1 होता है। तो आप फार्मूला एयर की अगर बात रहे तो ऐसा भी, अगर एयर है मीडियम के रूप में, तो आपको ऐसा भी फार्मूला देखने को मिल सकता है, ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2 इज इक्वल टू क्या, म्यू। ये म्यू हो गया प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कभी कभी सवाल में ऐसे भी बोलता है कि प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप डिराइव करके दिखाइए, तो पूरा डेरिवेशन सब करके यहाँ तक लाके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे इसी में और भी चर्चा करते हैं। अगर ये थिन प्रिज्म होता, फॉर अ थिन प्रिज्म, अगर प्रिज्म मान लिया जाए बहुत पतला है, थिन है, बहुत छोटा है, पतला है, तो आपको एक बात मालूम है कि उस समय बहुत सारा एंगल मेरा बहुत छोटा छोटा होता। अगर बहुत पतला सा ये प्रिज्म होता, एकदम ऐसा प्रिज्म होता, ठीक है, तो फिर सारा एंगल सब बहुत छोटा छोटा होता। और छोटे एंगल के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। यानी कि आप ऐसा लिखते हो वैसे स्थिति में कि साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो रहा है ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 के, और साइन ए बाय 2 को हम लोग लगभग बराबर कर देते किसके, ए बाय 2 के, ठीक है। तो ये चीज़ का यूज़ करते। तब ऐसी स्थिति में हम लोग इस फार्मूला को क्या लिखते, इस फार्मूला को क्या लिखते, जनरल मीडियम वाला इस फार्मूला को क्या लिखते, ऐसे लिख सकते थे। इसके जगह पे क्या यूज़ करते, ए प्लस डी एम बाई क्या 2 और डिवाइडेड में क्या ए बाई 2 बराबर इधर क्या μ21। μ21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी μ2 बाई μ1, यानी कि μ2 यानी कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे μ1 यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ 2 और 2 दोनों का नीचे में है, कट जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाय क्या ए इज इक्वल टू μ21, ठीक है। अच्छा फिर इसको आगे हम लोग अगर बढ़ाएंगे, इसके बाद अगर आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दोनों के बटे में कर ले क्या, नहीं तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि a प्लस डी एम बराबर, आप ये उधर लेके चले जाओगे तो a इंटू μ21 हो गया, है ना। अब a को उधर लेकर के चले जाते हैं, घटा देते हैं, तो मिनिमम डेविएशन बराबर a इंटू μ21 माइनस क्या a, तो यहाँ से मिनिमम डेविएशन बराबर क्या आया, a इंटू μ21 माइनस क्या 1। तो ये भी फार्मूला आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में ऐसा भी होता है, इस फार्मूला को आप याद रखेंगे कि मिनिमम डेविएशन जो है वो बराबर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बराबर क्या, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म यानी एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, या यूँ कहें ये है मेरा μ2 बटे μ1, या यूँ कहें इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तब -1 है। अगर 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 जो कि मोस्ट पॉपुलर केस है, पॉपुलर केस मेरा कौन सा है, जब मीडियम के रूप में एयर रहेगा। तो जब मीडियम के रूप में एयर रहेगा तब सेम फार्मूला में जानते हो आप क्या सिचुएशन आ जाएगा, μ2 बाय μ21 के जगह पे क्या आया था, आप देखो तो फार्मूला में म्यू आ गया कि नहीं, μ21 के जगह पे क्या आया म्यू। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि μ21 का मतलब होता है μ2 बटे क्या μ1, यानी कि μ2 हो गया प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है 1, तो इसलिए म्यू बटे 1 यानी कि क्या म्यू, यानी सिर्फ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यानी कि जहाँ पे μ21 है, अगर मीडियम के रूप में एयर है तो यही मिनिमम डेविएशन का केस मेरा क्या a इंटू इसके जगह पे क्या हो जाएगा μ-1, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1। ये भी फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और ये बहुत पॉपुलर है, बहुत जगह आपको ये यूज़ होता है अक्सर, ठीक है ना। तो अक्सर ऐसे जनरली अगर कुछ बोला नहीं है तो ये भी समझ सकते हैं, एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई चर्चा नहीं, तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप, ठीक। अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि
जो स्क्रीनशॉट ले लिए ना, एंगल ऑफ डेविएशन है वो मेरा किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखिए आप, एंगल ऑफ डेविएशन मेरा किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर ही रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर ही रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर ही रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ पे कर रहा है ना क्या। तो सब कुछ को लिख ही लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, ठीक है, ले लिए ना। अच्छा स्क्रीनशॉट, इसमें एक चीज़ ध्यान रहे, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आप एक चीज़ साफ साफ देख रहे हो, पहला बात किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है भैया, ठीक है। मटेरियल जो प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर ही रहा है। दूसरा नंबर एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर ही रहा है, देख ही रहे हो। थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि डेविएशन मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड कर ही रहा था, है कि नहीं। ये सब चीज़ तो आप देख ही रहे हो। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग अलग अलग प्रकार का लाइट इस पर गिराएंगे ना तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, यानी कि वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है ना। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और एंगल ऑफ प्रिज्म पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, और वेवलेंथ पे। वेवलेंथ पे इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है, ठीक है। और वो रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, ये और ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। यानी कि अगर मिनिमम डेविएशन या डेविएशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डायरेक्ट संबंध है, इसका मतलब इसके साथ उल्टा संबंध होगा। डेविएशन का जो है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी इसका इसके साथ क्या उल्टा रिलेशन होगा, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं रे ऑप्टिक्स में कि अगर वेवलेंथ अलग अलग होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है ना। अगर किसी में अगर वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए ज़्यादा होगा, वो लाइट ज़्यादा मुड़ेगा। पहले भी हम पढ़ा चुके हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, आप याद कीजिए, लेंस मेकर फार्मूला के बाद हम पढ़ाए थे ये सब चीज़, ठीक है ना। तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड किया तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर गया। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 4 5 कम से कम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इन सब टॉपिक पे आधारित, ताकि आपको थोड़ा सा सब कुछ रिवाइज हो जाए। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हेल्प के लिए, और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराते हैं और उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे, तो आप बनाइएगा और बना के लेके उसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह इस पर आधारित स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग प्रिज्म पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए देखिए, इससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म। जैसे इक्विलेटरल प्रिज्म बोला तो हम समझ गए कि अच्छा प्रिज्म मेरा इक्विलेटरल है, यानी कि सारा साइड इसका बराबर है, तो ये टोटल एंगल हमारा 60 60 और ये 60 हो जाएगा। यानी कि ए बी और सी में ये एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा क्या गिवन हो गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए बराबर हमारा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया। हमको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या आते हैं थ्रू प्रिज्म, यानी कि यहाँ आने के बाद जब ये लाइट यहाँ पे चल रहा है तो इसका स्पीड चाहिए हमको, ठीक है। यानी कि v हमको चाहिए, स्पीड चाहिए भैया, ठीक है। तो स्पीड चाहिए तो ठीक है कर लेंगे। अगर रे हमारा मिनिमम डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है, मिनिमम डेविएशन यानी कि मिनिमम डेविएशन कितना का 30 डिग्री का, तो मिनिमम डेविएशन हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, और हमको v चाहिए, तो v और म्यू में एक रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एक रिलेशन होता है, ठीक है। चूँकि क्या कहते हैं हम लोग एक बार जानते हैं c इक्वल्स म्यू इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू c बाई v, यानी स्पीड ऑफ लाइट बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये इधर चला जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाई क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट तो हमको मालूम है 3 × 10⁸ होता है, तो v बराबर क्या 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमको पता चल जाए इस प्रिज्म का, यहाँ पे उसको डाल देंगे तो हमको लाइट का रफ्तार इस प्रिज्म में मिल जाए, स्पीड भी मिल जाएगा। तो हम लोग म्यू पे फोकस करते हैं कि आखिर ये म्यू कितना है, ठीक है। तो म्यू निकालेंगे, म्यू यानी कि प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सवाल में कुछ ये नहीं दिया हुआ है कि इसके इस तरफ कौन सा मीडियम है, इधर कौन सा मीडियम है ना, या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये सब चीज़ कुछ नहीं दिया। तो जब कुछ नहीं दिया है तो सीधा समझना है कि इधर और इधर दोनों साइड एयर है, ऐसा आपको समझ के काम करना। और तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं फार्मूला मिनिमम डेविएशन के केस में भी हम बता चुके हैं आपको कि साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 बाय साइन ए बाय 2 इज इक्वल टू म्यू होता है। अगर एयर है तब, यानी तो इधर एक मीडियम उधर एक मीडियम होता, तो म्यू क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या
1 म्यू 2 1 हो जाता ना, ऐसे लिखते हैं ना, इधर दोनों तरफ एयर है तो ऐसे सिंपल यू म्यू, ये म्यू हो गया इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये निकल जाएगा। इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमको लाइट का स्पीड इस मीडियम में भी पता चल जाएगा, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ के बाद आप खुद कर सकते हो, हम जानते हैं साइन क्या होता है a प्लस टी एम, यानी कि कितना 60 और ये कितना है 30 है, 60 और 30, 60 और 30 बैठाएंगे तो ये कितना 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय क्या 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2 यानी कि क्या 60/2 बराबर क्या है म्यू। तो यहाँ से कुछ लोग साइन काटने वाला भी लोग होता है बायो में, ऐसा भी खट काट देगा, बोलेगा इतना बटे इतना, ये निकाल देगा ये 45 60 प्लस 30 कितना हो गया 90/2, ये 45 अब बटे क्या 30, 45/30 ऐसे करने वाला भी लोग है। तो खैर ये हो गया, ये 60 प्लस 30 हो गया 90, 90/2 यानी कि 45, तो साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 60/2 यानी कि साइन 30 बराबर क्या म्यू। तो साइन 45 होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू क्या म्यू। अच्छा उसके बाद देखिए तो आप म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √2 नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा, तो 1/√2 इंटू यहाँ 1 और 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो √2 से 2 बार √2 को आप जानते हो 2 इंटू 1 हो गया 2 डिवाइडेड बाय क्या √2। आप जानते हो कि क्या कहते हैं 2 को √2 इंटू √2 लोग लिख सकता है, कुछ लोग को नहीं भी पता होता है। तो खैर ये और ये कट गया, तो ये क्या आया √2, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया √2 यानी कि म्यू बराबर हो गया 1.414, ठीक है। अच्छा ये आया, तो अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो v बराबर अपने पास क्या आ जाएगा भैया 3 इंटू 10 टू द पावर क्या 8 डिवाइडेड बाय म्यू के जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं 1.414 डाल दिए ना। आप 3 डिवाइडेड बाय इतना इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, तो ये होता है 2.12, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 8 वैसे ही रहेगा, इतना मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो जो लाइट का स्पीड होगा इस मीडियम में प्रिज्म के अंदर वो होगा कितना 2.12 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको समझिए जरा सा, कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ ग्लास प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि जो मिनिमम डेविएशन है ना वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। और प्रिज्म कैसा भैया ग्लास प्रिज्म है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि ए का मान कितना है ये बताना है, ठीक है। और ये दे दिया है कहीं पर, इस वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हो कि cos 41.4 डिग्री बराबर 0.75, आपको जहाँ जरूरत पड़ेगा यूज़ कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे तो मतलब एक प्रिज्म है सिंपल सा, मिनिमम डेविएशन भी हो रहा है, तब ना मिनिमम डेविएशन की चर्चा है। तो हम लोग तो ये फॉर्मूला जानते हैं उसके लिए कि साइन प्लस ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 और बाय क्या साइन ए बाय 2, तो फॉर्मूला जानते हैं भैया, है ना, बराबर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ सवाल में बोल दिया कि ये दोनों बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर है, तो अच्छी बात है। साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन के जगह पे भी ए ही रख देते हैं, बाय का 2 जैसा था वैसा छोड़ दी, इसके जगह ये पुट कर दिए ना, क्या दिक्कत है। साइन ए बाई 2 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया हुआ है, कितना है 1.5 उसका दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया भैया साइन 2a बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2 इज इक्वल टू क्या है 1.5 है, तो 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो गया साइन a बाय साइन a बाई 2 इज इक्वल टू 1.5 हो गया। अच्छा अब एक काम करते थोड़ा सा, साइन ये a है, साइन a को आप लिख सकते हो 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, साइन a बाई 2 ऐसे ही रह गया बराबर 1.5। बोलो साइन a का फॉर्मूला पढ़े हो ना, मैथ वाले अच्छे से जानते हो क्लास 11th में या फिर बेसिक मैथमेटिक्स में, तो ये सब है ही, हम लोग तो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, नहीं तो आप पढ़े हो ये सब बायो वाले हो तो आपको दिक्कत होगा। मैथ वाले के लिए तो ये फट से हो गया, लेकिन बायो वाले के लिए ट्रिग्नोमेट्री बाय एम1 या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री
फॉर फिजिक्स बाय एम वर्क करके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आ जाएगा वीडियो मेरा। तो मैथ वाले तो ये जानते हो कि ये फार्मूला इतना का ये फार्मूला होता है sin x का 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, मैथ वाला तो ठीक है भैया। तो अब यहाँ से आप क्या यूज़ कर सकते हो, देखो क्या कहते हैं 2 cos a बाई 2 बराबर 1.5। कुछ लोग तो 2 से 2 काटने वाला होता है देखे हैं ना ऑफलाइन क्लासेस में जब लेते हैं क्लास, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि इस 2 को इस 2 से भी कटा देते हैं। क्या करें, एंगल वाला चीज़ बाहर से क्या करें, होता है कुछ लोग। तो cos a बाई 2 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो cos a बाई 2, अरे भैया एक के चीज़ को 5 बार लिखते हैं, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 0.75 हो जाएगा। 1.5 डिवाइडेड बाई 2 0.75, 15 का आधा 7.5, वहाँ दिमाग लगा लिया। अरे ये चीज़ से तो हमको ये याद आ गया, ओहो इसका मतलब cos a बाई 2 जो है इसके जगह पे क्या लिखेंगे, cos 41.4 डिग्री, है ना। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये तो गिवन है ना, इसको कंपेयर करेंगे तो a बाई 2 इज इक्वल टू 41.4, है ना। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 82.8, 82.8 इतना डिग्री, है ना। तो यानी कि a का मान एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा कितना निकला, 82.8। ऐसे भी जनरल चीज़ है, आपको उसको ध्यान रखना कि अगर कोई ग्लास प्रिज्म हो जिसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों बराबर हो, तो डेफिनेटली उस समय प्रिज्म का जो एंगल होगा वो 82.8 डिग्री होता है। चलिए ठीक हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको समझना है कि बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट RS इज इंसिडेंट ऑन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द फेस AB ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री। यानी कि कोई एक प्रिज्म है मान लिया जाए, ठीक है, और इसका एंगल जो प्रिज्म जो है ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। और ये फेस जो है मान लिया जाए A और B, तो ये AB फेस होता है, तो ये जनरली ये C होगा। नाम भी आगे चल के देखोगे तो इसमें C ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट आता है जिसका नाम क्या रख दिया गया है, RS, ठीक है। वो 60 डिग्री पे आके गिर रहा है। 60 डिग्री का मतलब इस सरफेस पे जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, यानी कि I बराबर 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद रे अपना क्या कहते हैं, मतलब इसमें आया, कोई ज़रूरी नहीं कि इसके पैरेलल हो, रे अपना गया, ठीक है। और इस प्रकार से रे गया, यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। तो बाहर निकालेंगे अभी, तो क्या बोल रहा है कि A बराबर तो हमारा हो गया कितना, 30 डिग्री, I बराबर हमारे पास कितना हो गया, 60 डिग्री। क्या क्या गिवन है भैया, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मैक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। यानी कि जो लाइट बाहर निकल रहा है ना, जो लाइट बाहर निकल रहा है यहाँ से प्रिज्म से, ठीक है, वो लाइट, ये वाला लाइट जो है मेरा, यहाँ पे कोई ना कोई नॉर्मल तो होगा, तो ये लाइट मेरा इसके साथ यहाँ पे एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री, यानी कि जो डेविएशन हो रहा है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। तो यानी कि ये इंसिडेंट लाइट के साथ ये इमर्जेंट रे जो है ये हमारा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि डेल्टा हमारा 30 है। आगे बोला कि कैलकुलेट कीजिए एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे और AC फेस। यानी कि इमर्जेंट रे जो है, यानी कि ये वाला रे, और AC जो फेस है इसके बीच का क्या एंगल है। तो ये और ये के बीच का एंगल हमको पता करना है, ये एंगल, ठीक है। और उसके बाद आगे बोला कि आल्सो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट करना है, तो वो कर लेंगे हम लोग, लेकिन ये और ये के बीच का एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो निकलेगा आराम से, सब कुछ हम लोग पहले काम करते हैं। क्या कहते हैं, ज़रा सा एंगल ऑफ इमर्जेंस पहले पता करें। तो आप एक चीज़, एंगल ऑफ डेविएशन बराबर I प्लस E माइनस A, ये तो थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे ना अभी, क्या
थोड़ा देर पहले है, अभी हम लोग पढ़े थे ना। अच्छा, तो आई बराबर बात करें अगर, तो आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60 प्लस इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस मालूम नहीं, निकालते हैं अभी हम लोग। ए यानी एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास 30, तो ये 60 में से 30 गया तो ये कितना हो गया 30 प्लस ई, और ये डेल्टा की बात करें तो डेल्टा हमारा 30 दिया हुआ ही था, ये इधर घट जाएगा तो 30 माइनस 30 बराबर क्या ई, तो इसीलिए ई बराबर तो आया 0, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस 0। इसका मतलब ये नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाने का अर्थ ये हुआ कि अगर सरफेस पे यहाँ है, अगर मान लिया जाए नॉर्मल, यानी फिगर में था चेंजेज आएगा, चेंजेज ये ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो नॉर्मल होगा, यानी कि अगर जो नॉर्मल है या नॉर्मल पे ही आकर के गिरेगा, यानी कि ऐसे गिरेगा लाइट कि यही मेरा क्या हो जाएगा नॉर्मली, ऐसे हो सकता है, यानी कि यही नॉर्मल होगा। नॉर्मल तो सरफेस पे क्या होता है परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल होता है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर, और रे इसके साथ 0 एंगल बनाने का मतलब, नॉर्मल के साथ 0 एंगल बनाने का मतलब जिधर नॉर्मल है उधर ही मेरा रे भी है, इमर्जिंग आउट हो रहा है, तो इस प्रकार का हो रहा होगा। इसका मतलब माहौल कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और अब ये मेरा एंगल डेविएशन यानी कि 30 डिग्री का हो रहा होगा, यानी कि जब यहाँ से लाइट गया होगा ना, तब अगर मुड़ करके सीधा इस पर खड़ा गिरा होगा, तब ना सीधा निकल गया होगा, तब ना नॉर्मल और क्या कहते हैं जो नॉर्मल इस पर था उसके साथ ये 0 एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये तो नॉर्मल के साथ का एंगल है ना, तो यानी जिधर नॉर्मल होगा उधर ही मेरा रे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें सब समझ में आया, ठीक है। अच्छा, तो एंगल ऑफ इमरजेंस इतना, तो यानी कि हम लोग को ये पता चल गया कैलकुलेट द एंगल बिटवीन इमरजेंट रे और एसी फेस, तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया, तो यानी कि पहला वाला पार्ट इस वाले का आंसर कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, एक आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके बीच किसके, ये रे और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना प्रिज्म के मटेरियल का, तो यहाँ पे आप अगर चाहोगे ना ये फार्मूला लगाना कि साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 बराबर म्यू, तो ये काम नहीं करेगा। ये इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि मिनिमम डेविएशन हो रहा है, ऐसा कुछ बोला नहीं है सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एंगल आई है, तो यहाँ पर नॉर्मल के साथ ये एंगल जो होगा, ये एंगल मेरा आर आप बोल सकते हो, या यूँ कहो इसको R1 बोल सकते हो। अच्छा, रही बात R2 की, तो R2 मेरा क्या होगा, ये देखो तो आप नॉर्मल के साथ ये एंगल मेरा R2 कितना बन रहा है, ये तो 0 डिग्री एंगल हो गया। R2 मेरा कितना है 0, नहीं नॉर्मल जिधर है उधर ही नड़े है, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल क्या हो गया 0, परपेंडिकुलर गिरेगा तब ना परपेंडिकुलर निकलेगा, नॉर्मल के साथ 0 एंगल, ऐसा सरफेस पे ये होने का मतलब नॉर्मल के साथ 0 एंगल, यानी सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो R2 हमारा क्या है 0, और R1 हमको मालूम नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है, A होता है, तो R1 प्लस 0 बराबर क्या है A, यानी कि R1 बराबर क्या है A, यानी कि R1 बराबर A का मतलब 30 डिग्री ना। अब हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन लगा सकते हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन आई बाय साइन आर बराबर क्या, इधर का μ2 बाई μ1, इधर कुछ नहीं तो एयर है, तो इसका μ1 क्या हो गया 1, और μ2 मेरा क्या हो गया μ, जो कि प्रिज्म का मटेरियल का है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई की बात करें तो साइन आई के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे 60 डिग्री, और डिवाइडेड बाय साइन आर के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, यानी कि ये R1 ही ना करना होगा, यानी कि कितना 30 डिग्री बराबर हम लोग को μ2 बाई μ1, तो μ2 बाई μ1 यानी कि μ2 1 है। अच्छा, तो साइन 60 का वैल्यू होता है कितना √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 बराबर μ2, यानी कि यहाँ का μ बाय 1, तो μ डिवाइडेड बाय क्या 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3/2 इंटू 1, अब नीचे से ये ऊपर चला जाएगा तो 2 कैंसिल बराबर इधर क्या आएगा म्यू, तो 2 कैंसिल हो गया, तो √3 बराबर म्यू, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो √3 ना। तो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना आया
√3 आया, ठीक है। उसने ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज़ किए ना, μ2/μ1, ठीक है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं, यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ ना है sin a + Δm/2 dm/2 बाय sin a/2, वो स्नेल्स लॉ ही है ना, बराबर म्यू या μ2/μ1। तो यहाँ पे sin a/sin r का यूज़ करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद जो है आपको 2 क्वेश्चन और होमवर्क में देंगे। सारा का सॉल्यूशन आपको नोट्स के साथ मिल जाएगा, वहाँ से भी देख के समझ सकते हो। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया मेरे तरफ से एक होमवर्क है, इसको ट्राई करना है। या तो आप स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, नहीं बना तो आप बाद में फिर देख सकते हो। हम जो नोट्स दिए हैं उसमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको दे दिए हैं, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। CBSE में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन ही, ठीक है। फिर उसके बाद अगला एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क देंगे हम, फिर क्लास खत्म हो जाएगा आज का। चलिए देखिए, इसमें बात करते हैं कि एक फेस है प्रिज्म का जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या 33 डिग्री है, उसको सिल्वर कर दिया गया। यानी कि सिल्वर करने का मतलब यही हुआ कि रे पहले उसको अंदर जाने का तो एक रास्ता ज़रूर होगा। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ये जो है मेरा 30 डिग्री है, तो ये B हो गया, C हो गया। और इसमें क्या बोल रहा है कि रे इंसिडेंट ऑन अनदर फेस, एक को तो सिल्वर कर दिए, दूसरा फेस में क्या हो रहा है कि 45 डिग्री पे आ रहा है और रिफ्रैक्ट हो रहा है लाइट। 45 डिग्री पे आने का अर्थ ये हुआ कि जब लाइट आ रहा है तो आया लाइट, और नॉर्मल जो है इसके साथ ये 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर कोटेड फेस एंड रिट्रेसेस द पाथ को रिट्रेस करता है। मतलब कभी भी रिट्रेस करने का वर्ड सुनो आप तो तुरंत समझ जाओ कि मिरर पे एकदम परपेंडिकुलर गिरेगा लाइट, तभी टकरा के एकदम सीधा वापस उसी डायरेक्शन में आएगा। यह बात हमेशा ध्यान रखना। तो लाइट ऐसे गया, जाके इस पर टकराया परपेंडिकुलर, और जाके सीधा ऐसे वापस हो गया, जाके टकरा के वापस, ऐसा ही हुआ होगा। और ये जो नॉर्मल है बस वही ऐसा, ठीक है। तो यानी ये एंगल यहाँ पे कितना 90 डिग्री होगा, ये 30 है, तो ये डेफिनेटली कितना होगा 60, तब ना एक ट्रायंगल बनेगा, या 90 30 और ये क्या 60। तो ये एंगल मेरा, ये एंगल को तो R बोलते हैं ना, या R1 बोलते हैं ना, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, अब कितना होगा। हाँ, ऐसे सोच सकते हैं कि ये चूँकि नॉर्मल है 90 डिग्री, तो इस पे ये नॉर्मल है तो ये 60, तो ये डेफिनेटली मेरा 30 होना चाहिए। और नहीं तो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि R1 + R2 बराबर क्या A होता है, तो R1 बराबर A - R2, यानी कि R1 बराबर A की बात करें तो A हमारा 30 है, माइनस R2 की बात करें तो यहाँ पे देखो आप नॉर्मल के साथ ये जो रे है जिधर नॉर्मल है उधर ही जा रहा है, एंगल तो 0 बना रहा है। R2 यहाँ पे क्या है 0 है, नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा, तो ऐसे भी क्या ये 30 हो गया, तो R1 बराबर 30, ऐसे भी आप सोच सकते हो। और उसके बाद करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगा दो, क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ लगा दो, क्योंकि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए मटेरियल का, प्रिज्म के मटेरियल का, तो sin I बाय क्या आप sin R। बम पटाखा भी से दिवाली वगैरह का थोड़ा वो झलक स्टार्ट हो गया है ना, अरे तो स्थिति है sin A बाय sin R बराबर क्या μ2/μ1। एयर का केस है, कुछ नहीं है, मतलब एयर है तो सिंपली म्यू लिख सकते हैं ना। तो sin I की बात करें तो क्या sin 45, अभी शो करके उठे हम। sin R की बात करें तो ये मेरा क्या है R1 यहाँ पे लेंगे ना, तो ये मेरा क्या हो गया 30 डिग्री बराबर म्यू। तो ये म्यू इज इक्वल टू आप इधर तो लिख सकते हो sin 45 1/√2 डिवाइडेड बाय sin 30 1/2, तो 1/√2 इंटू 1, और नीचे से 2 ऊपर चला गया तो 2/√2। तो इससे ये थोड़ा देर पहले हम बता चुके हैं, क्या कहते हैं 2 को आप 2 बार √2 लिख सकते हो, ये कट गया तो आया क्या सिर्फ √2, यानी कि म्यू बराबर आपको हो गया कितना √2, या ऐसे लिख सकते हो म्यू बराबर 1.414। इतना आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लिए ना इसका।
तो आपको छठा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आपको बनाने की कोशिश करना है और जो आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसका दोनों चौथा और छठा दोनों का कोई आंसर सही होगा उसके आंसर को हम कमेंट में पिन अप करके रखेंगे ऊपर में, ठीक है। और एक बात ध्यान रहे कि सोल्यूशन आपको जो क्या था, हमारा जो नोट्स आप लोगे www.physicsbymunwar.com, वहाँ वेबसाइट क्लास 12 होम पेज क्लास 12 फिजिक्स, वहाँ पे चैप्टर नंबर 9 में वहाँ पे लास्ट में आप देखोगे 30 या 31 जो नंबर का वीडियो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हाँ, इस सवाल को बनाते समय आपको ये डाटा का ध्यान रखना है कि साइन 42 डिग्री बराबर इतना डिग्री बराबर इतना डिग्री बराबर ये चीज़ होता है। चलिए ठीक है, फिर क्या कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं कोई भी समझने में कोई चीज़ का अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाय बाय।